हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ कवर करेंगे, जिसमें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कैश इंक्लूड्स। ऑप्शन है कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ऑल द करंट एसेट्स, ऑल द करंट लाइबिलिटीज या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा इसका कैश एंड बैंक बैलेंसेस। सेकेंड क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवील द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या रिवील करती है? इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, उन ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट जिसमें कैश की मूवमेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद प्रेपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ डील करते हैं? दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड बाय लिस्टेड कंपनीज फॉर प्रेपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसा कि आप सबको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, राइट? एक डायरेक्ट मेथड एंड एक इनडायरेक्ट मेथड। तो जो लिस्टेड कंपनीज है वो कौन सा मेथड यूज़ करती हैं? वो यूज़ करती हैं इनडायरेक्ट मेथड। वो कौन सा मेथड यूज़ करती हैं? इनडायरेक्ट मेथड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश इंक्लूड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कैश में क्या इंक्लूड होता है? कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है टर्म डिपॉजिट विद द बैंक, ये भी आ जाएगा बिकॉज ये भी कैश में है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। ये कैश में नहीं आएगा, ये किस में आएगा? कैश इक्विवेलेंट्स में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी, यानी कि कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक एंड टर्म डिपॉजिट विद द बैंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज अ कैश इक्विवेलेंट ओनली व्हेन इट हैज़ अ शॉर्ट मैच्योरिटी ऑफ से फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। मतलब किसको हम कैश इक्विवेलेंट बोल सकते हैं? जिसकी शॉर्ट मैच्योरिटी हो, कितनी मैच्योरिटी हो? 3 मंथ्स और लेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज कैश इक्विवेलेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कैश इक्विवेलेंट में किसको कैटेगराइज कर सकते हैं? फर्स्ट इज ट्रेजरी बिल्स, बिल्कुल ये भी शॉर्ट टर्म होते हैं, कमर्शियल पेपर भी शॉर्ट टर्म होते हैं और मनी मार्केट फंड्स भी शॉर्ट टर्म होते हैं। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश इंक्लूड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कैश में क्या इंक्लूड होता है? ऑप्शंस हैं, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट्स ऑफ कैश। नो, ये किस में आ जाएगा? ये आएगा कैश इक्विवेलेंट्स में। डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, ये आ जाएगा सही आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या आता है? तो है कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस एंटरप्राइज फॉर प्रीमियम्स एंड क्लेम्स एन्यूटीज एंड अदर पॉलिसी बेनिफिट्स, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर कोई इंश्योरेंस एंटरप्राइजेज कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स कर रही है प्रीमियम्स के लिए, क्लेम्स के लिए, तो ये उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही आएगा। नेक्स्ट है कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर आर हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पसेस। अगर डीलिंग या ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए हम कैश रिसीट्स और पेमेंट कर रहे हैं रिगार्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस, तो ये किस में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट है कैश पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्सेस अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विद द फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर कोई कैश की पेमेंट है रिगार्डिंग इनकम टैक्स या उसके रिफंड के रिगार्डिंग, ठीक है, अगर उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिया हुआ है स्पेसिफिकली या इन्वेस्टिंग में स्पेसिफिकली दिया हुआ है तो वहाँ पर कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही कंसीडर करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कौन कौन से इसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है? फर्स्ट है कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज अदर देन एडवांसेस एंड लोन्स मेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज। अगर कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइज किसी को लोन देती है तो वो आ जाएगा उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। बट अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज कोई और बिजनेस पर्सन है जो वो किसी थर्ड पार्टी को लोन या एडवांस दे रहा है तो वो आ जाएगा उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट है कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर्स, वारंट्स और डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटरप्राइजेज एंड इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। अगर हम किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हम पैसा लगा रहे हैं तो वो आ जाता है उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। अगर कोई हमारी कंपनी में
शेयर खरीद रहा है, ठीक है, कोई हमारी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रहा है, शेयर्स खरीद रहा है, तो वो आता है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बट अगर हम किसी और कंपनी के हो, किसी और एंटरप्राइज के शेयर्स खरीद रहे हैं, तो वो आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की हुई है हमने कोई शेयर्स में, कोई डिबेंचर्स में, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो वो आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। देखिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ। इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में, ठीक है। अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू कि हमने कोई शेयर्स में इन्वेस्ट किया है या हमने कुछ डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, कहीं पे हमने इन्वेस्ट किया है, वहाँ से हमें कोई पेमेंट आ रही है, कोई डिविडेंड आ रहा है, कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो वो आ जाएगा इन्वेस्टिंग में, ठीक है। अगर हम डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि किसी और पर्सन ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। क्लियर, एक तो ये डिफरेंस है। और एक क्या है कि अगर हमने इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा किसी और कंपनी के शेयर्स में, किसी और कंपनी के डिबेंचर्स में, तो वो आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। और किसी और पर्सन ने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन से इसमें। फर्स्ट है कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर्स, लोन्स, नोट्स, बॉन्ड्स एंड अदर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। कैश मिल रहा है हमें कि हमने डिबेंचर्स वगैरह इशू किए हैं, लोन्स वगैरह, तो ये सही है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। नेक्स्ट है कैश रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल्स ऑफ इंटेंजिबल्स। अगर हमने इंटेंजिबल्स का डिस्पोज कर रहे हैं, नो, तो ये आएगा हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कैश रिसीट फ्रॉम पेमेंट रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और ये मैंने आपको बताया था, ये आएगा ट्रेडिंग पर्पजेज़ के लिए, तो ये आएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। क्लियर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अंडर डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्टिंग पॉइंट इज। डायरेक्ट मेथड में, जो डायरेक्ट मेथड है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स। इसमें हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स देखते हैं, राइट। दो मेथड है, मैंने आपको बताया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर। और अगर मैं पूछूँ इनडायरेक्ट मेथड है, जो इनडायरेक्ट मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो इनडायरेक्ट मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेट इनकम या फिर नेट प्रॉफिट, राइट, नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड इज शोन। ठीक है, कैश फ्लो ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स इज शोन। अगर हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो उसको कहाँ पे शो करते हैं, हम उसको शो करते हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो पहले ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं क्या लिखा है, अंडर द हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर हेडिंग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और नेक्स्ट है अंडर द हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आफ्टर द हेडिंग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसमें क्या आएगा, आफ्टर द हेडिंग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, टैक्सेस ऑन इनकम शुड बी क्लासिफाइड एज। जो हम इनकम टैक्स लगाते हैं वो कहाँ पे शो करते हैं, कहाँ पे आएगा। फर्स्ट उसने कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, या लास्ट में ऑप्शन दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विद फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, while preparing cash flow statement as per indirect method which of the following is added in net profit before working capital changes to calculate cash flow from operating activities। indirect method में हम क्या ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, ताकि हम कैलकुलेट कर सकें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इसने क्या दिया, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। देखिए एक होते हैं करंट एसेट्स, एक होते हैं करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो आप देखिए एक है करंट एसेट और एक है करंट लाइबिलिटीज़। अगर तो करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उनको हम करेंगे माइनस। ठीक है, और अगर करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं उनको हम करेंगे ऐड। सिमिलरली करंट लाइबिलिटीज़ के केस में अगर तो करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं उनको हम करेंगे ऐड, करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हो रही हैं उनको हम करेंगे माइनस, राइट। तो इसमें इसने क्या बोला है कि हमने क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है ये पूछा है। तो इंक्रीज इन करंट एसेट क्या आएगा, नहीं, ये तो माइनस होता है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, ये भी माइनस होता है। वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट्स हैं तो ये भी माइनस हो गया। लास्ट में उसने बोला है डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे देखो डिक्रीज इन करंट एसेट विल बी एडेड।
ठीक है, तो आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द प्रेपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियस करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज लाइक एन इनकम स्टेटमेंट, ये एक इनकम स्टेटमेंट की तरह होती है, बिल्कुल नहीं। इनकम स्टेटमेंट में हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश फ्लो देखते हैं कि कैश आउटफ्लो हुआ है या इनफ्लो हुआ है, तो इसका आंसर आएगा आई डिसएग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर वन एंड द सेम, नो। फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड्स का फ्लो होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का, तो इसका सही आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इंक्रीज इन द अमाउंट्स ऑफ बिल पेबल, बिल्स पेबल क्या होता है? अब बिल्स पेबल है करंट लाइबिलिटीज, और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? ऐड। तो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ बिल पेबल रिजल्ट इन इंक्रीज इन कैश। नेक्स्ट है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सेकंड है नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स क्या होता है? माइनस, ठीक है। और उसने पूछा कि कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, फ्रॉम मतलब ऐड क्या होगा, ठीक है, तो बी नहीं होगा। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन स्टॉक, ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि उसने कहा नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं करंट लाइबिलिटीज, इनमें इंक्रीज हो रहा है तो हम ऐड कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टिबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। इसलिए कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन दिया है कि कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं कि ये शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में और जिसमें कोई इनसिग्निफिकेंट रिस्क नहीं होता है वैल्यू चेंज करने का। तो इसका सही आंसर है आई एग्री, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू क्वालिफाई एज ए कैश इक्विवेलेंट इट मस्ट बी रेडिली कन्वर्टिबल इनटू कैश। कैश इक्विवेलेंट के लिए ये जरूरी है कि वो जल्दी कन्वर्टिबल हो जाना चाहिए टू ए नॉन अमाउंट ऑफ कैश, कैश में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है जो डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका, यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड अ कैश फ्लो आइटम फॉर एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए कैश आउटफ्लो फ्रॉम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाला मैंने आपको क्या बताया था, ये आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कैश आउटफ्लो फ्रॉम डिविडेंड, ये भी आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कैश आउटफ्लो टू एक्वायर फिक्स एसेट, फिक्स एसेट खरीद रहे हैं हम, तो ये किस में आ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन सा? कैश आउटफ्लो टू द गवर्नमेंट फॉर टैक्सेस, टैक्सेस पे कर रहे हैं हम, तो ये आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट है कैश आउटफ्लो टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड, ये आएगा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? ऑन एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एन इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अपीयर एज। जब कैश फ्लो में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हम उसे हम कहाँ पे शो करते हैं? तो उसे हम किसी भी एक्टिविटी में शो नहीं करते हैं क्योंकि जो कैश है, ठीक है, कैश को हम कहाँ पे शो करते हैं? बैलेंस शीट में एसेट साइड शो किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो फॉर द फर्म। इनमें से कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं है? डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश आउटफ्लो फॉर द फर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व अ मूवमेंट ऑफ कैश, अ बोनस इशू इज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ कैश। राइट इशू, राइट इशू में कैश की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है, डेप्रिसिएशन में नहीं होती है, एंड क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन में भी नहीं होती। तो सही आंसर क्या आएगा? बी, दैट इज अ राइट इशू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल इंक्रीज द कैश बैलेंस ऑफ ए बिजनेस। किस इवेंट से बिजनेस का कैश बैलेंस है जो इंक्रीज होगा? लोन रीपेमेंट टू बैंक, बैंक को लोन रीपे कर रहे हैं, नहीं, कैश बैलेंस है जो डिक्रीज होगा। डेटर्स पेइंग अमाउंट्स ओड, डेटर्स हैं जो वो हमारी जो अमाउंट उन्होंने ली हुई थी वो हमें वापस दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा? डेटर्स डिक्रीज होंगे बट हमारा जो कैश है वो इंक्रीज होगा। और हमें क्या देखना है? कैश बैलेंस, राइट, कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल रिड्यूस द कैश बैलेंस ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, किससे हमारा जो बिजनेस का कैश बैलेंस है वो रिड्यूस होगा। फर्स्ट है डिविडेंड प्रपोज्ड पेंडिंग शेयर अप्रूवल, नहीं बिकॉज डिविडेंड प्रपोज्ड है। परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, अगर हम स्टॉक खरीद रहे हैं ऑन क्रेडिट से तो इससे भी हमारे कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स पेड अमाउंट्स ओड, मतलब हम क्रेडिटर्स को पैसा पे कर रहे हैं, जब हम क्रेडिटर्स को पैसा देंगे तो इससे हमारा जो बैलेंस है कैश बैलेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ऑप्शंस है इफ कैश आउटफ्लो एक्सीड कैश इनफ्लो ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस द बिजनेस विल इवेंचुअली रन आउट ऑफ कैश। उसने क्या बोला है कि अगर कैश आउटफ्लो इंक्रीज हो जाता है, एक्सीड कर जाता है कैश इनफ्लो से ऑनगोइंग बेसिस, तो बिजनेस है जो आउट ऑफ कैश हो जाएगा, बिल्कुल सही है। रैपिडली एक्सपेंडिंग कंपनीज कैन समटाइम फेस अ कैश शॉर्टेज, जो बहुत तेज़ी से कंपनीज ग्रो करती हैं कई बार उनमें कैश शॉर्टेज हो जाती है, उनको कैश शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है कैश इज लाइफ ब्लड ऑफ ए बिजनेस एंड विदाउट इट द बिजनेस विल डाई, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है अ प्रॉफिटेबल कंपनी विल नेवर रन आउट ऑफ कैश, ये गलत है, प्रॉफिटेबल कंपनी को भी आउट ऑफ कैश होना पड़ सकता है, कभी कभी उनमें भी शॉर्टेज हो जाती है कैश की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, अ बिजनेस में इंकर एन ऑपरेटिंग लॉस इन एन गिवन फाइनेंशियल ईयर येट हैज़ मोर कैश इन द बैंक एट द एंड। उसने क्या बोला है कि एक बिजनेस है जो उसको ऑपरेटिंग लॉसेज हो रही है एक फाइनेंशियल ईयर में, बट फिर भी एट द एंड जो उसके पास ज़्यादा कैश है। ठीक है, रीज़न फॉर दिस कुड बी, तो रीज़न क्या हो सकता है, सम फिक्स एसेट वर सोल्ड फॉर कैश, बिल्कुल ठीक है कि हमने हमारे ऑपरेशंस में तो लॉस हुए थे बट फिर भी हमारे पास कैश इंक्रीज कैसे हो गया, क्योंकि हमने हो सकता है कुछ फिक्स एसेट्स हैं जो वो बेच दिए हों कैश के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, अ कंपनी हैज़ अ नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, व्हाट कुड एक्सप्लेन दिस नेगेटिव कैश फ्लो। एक कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो नेगेटिव कैश फ्लो क्यों हो सकता है। फर्स्ट है द रीपेमेंट ऑफ लोन, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आता। अ सडन इंक्रीज इन क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स अचानक से बढ़ गई, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिक्वायर दैट कैश receipts and payments should be analyzed into 3 categories. Under which category would you expect to find the cash proceed from a share issue? अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं और उससे हमें कैश मिल रहा है तो उसको हम किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, in accounting standard 3 that is cash flow statement where would you find a bank current account debit balance। बैंक करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस आप कहाँ पे देखेंगे, तो बैंक का जो करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है वो हमें मिलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ना कि इन किसी भी एक्टिविटी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू रिगार्डिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेप्ट, सभी ट्रू हैं एक्सेप्ट दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कोज ऑफ द चेंजेस इन द कैश बैलेंस, ये कोज बताती है कि क्यों हमारा कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है कैश आउटफ्लो आर शोन इन पैरेंथेसिस टू इंडिकेट द पेमेंट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कैश आउटफ्लो को हम ऐसे ब्रैकेट्स में शो करते हैं ना ताकि हम दिखा सके कि जो पेमेंट्स हैं उनको माइनस करना है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है दिस स्टेटमेंट रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन एज ऑफ सर्टेन डेट एंड देयरफॉर इज डेटेड लाइक द बैलेंस शीट, इसको हम बैलेंस शीट की तरह डेटेड करते हैं, डेट्स लिखते हैं इसमें नहीं, ये फॉल्स है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द पर्पज ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एक्सेप्ट, सभी सही हैं इसमें एक्सेप्ट, मतलब हमें इसमें फॉल्स ढूंढनी है, राइट। तो इसमें क्या है, इट इज़ फॉर प्रेडिक्टिंग फ्यूचर कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो प्रेडिक्ट करने के लिए बनाते हैं हम, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ फॉर डिटरमाइनिंग द कंपनीज एबिलिटी टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स एंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल टू क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है कि हमें देखना होता है कि शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड पे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हमारी क्या एबिलिटी है, या क्रेडिटर्स को हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसीलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ फॉर इवेल्यूटिंग मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट के डिसीजंस को भी देखना था कि जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिए थे वो सही भी गए या नहीं गए। नेक्स्ट है इट इज़ फॉर रिपोर्टिंग नेट इनकम, नो नेट इनकम के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग, यानी कि इनकम स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन ऑफ द
कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेप्ट मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए कौन से सही हैं, एक्सेप्ट मतलब फॉल्स ढूंढनी है हमें इनमें से। फर्स्ट है द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्मेट में बी यूज टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक है, दोनों मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है द डायरेक्ट मेथड इंक्लूड द सेल ऑफ एसेट्स रिपोर्टिंग ए गेन और लॉस, नो सेल ऑफ एसेट्स थोड़ी आएगा इसमें, सेल ऑफ एसेट आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, तो यही फॉल्स है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, वाई इज अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो यूजफुल टू द एनालिस्ट, एनालिस्ट के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो वो क्यों यूजफुल है। ऑप्शंस हैं, इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर लर्निंग अबाउट कैश जनरेशन, ये ओनली सोर्स है कैश जनरेशन को देखने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है फोकसिंग ऑन नेट इनकम कैन बी मिसलीडिंग इफ ए कंपनी हैज़ अ हेल्दी प्रॉफिट बट कैन नॉट ट्रांसलेट द प्रॉफिट इनटू कैश, ये भी ठीक है। कहता है कई बार हमारे पास नेट प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं बट कैश की शॉर्टेज होती है, अगर हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे तो हम मिसलीड हो जाएंगे, हम ये सोचेंगे कि जो कैश है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो रिवील वाई कंपनी वॉज एबल टू जनरेट ए प्रॉफिट, ये कोई तुक नहीं बनती है इसकी, क्योंकि सिर्फ कैश फ्लो से हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि हमारी जो कंपनी है उसको प्रॉफिट्स क्यों ज़्यादा हुए हैं, राइट। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 40 में है द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी क्लासीफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी आइटम्स हैं जो कैश फ्लो में आएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्विजिशन ऑफ इक्विपमेंट, देखिए पहले एक्विजिशन ऑफ इक्विपमेंट मतलब कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हैं तो ये किस में आ जाएगा, इन्वेस्टिंग में, राइट, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। नेक्स्ट है प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग, हम बोरो कर रहे हैं तो बोरोइंग किस में आ जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट है पेमेंट फॉर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के लिए पेमेंट किया है, ये ऑपरेटिंग में आएगा। पेमेंट फॉर सैलरीज, सैलरीज का पे कर रहे हैं तो ये भी ऑपरेटिंग में आएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, ये भी ऑपरेटिंग में आएगा। ये ऑपरेटिंग के किस मेथड में थे, डायरेक्ट मेथड में, राइट। पेमेंट फॉर इन्वेंट्री, पेमेंट फॉर सैलरीज एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने 40 क्वेश्चंस कवर किए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के ही 45 क्वेश्चन और कवर करेंगे, जिससे कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। 85 टॉपिक क्वेश्चंस है जो इसके कंप्लीट हो जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।